नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल, जहां पर आपको झारखंड टेट, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी सोशल साइंस सब्जेक्ट कक्षा 6 to 12 एनसीईआरटी बेस पे कराई जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा है। उस पर मैंने 3 वीडियो पहले ही बना दिया है और आज हमारा इस पर 4th वीडियो है, साथ ही ये लास्ट है। आज ये हमारी सभ्यता आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो आप जानते हैं हड़प्पा संस्कृति जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता रहती है, और कांस्य का मतलब होता है तांबा प्लस टीन। ठीक है, क्योंकि कांस्य कोई धातु नहीं होती है, यह मिश्रण होता है तांबे और टीन का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। तो हमने अपने 3 पार्ट में पढ़ा था हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। फिर हमने चनहुदरो के बारे में भी पढ़ा था, हमने चनहुदरो के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था सुतको गेंडोर के बारे में पढ़ा था, है ना। सुतको गेंडोर के बारे में पढ़ा था। देखिए, सुतको गेंडोर अलग है और सुरकोटदा ये अलग है। ठीक है, जो सुरकोटदा है ये पाकिस्तान में है और सुरकोटदा ये हमारे भारत में है, गुजरात में। तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना। फिर हमने लोथल के बारे में भी पढ़ा था, लोथल के बारे में भी पढ़ा था, ये पतन रहता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने ले ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोपड़ के बारे में। किसके बारे में? रोपड़ के बारे में। तो ये जो है वो सतलज रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर कर सकते हैं, उसके किनारे रहती है और रोपड़ बसा रहता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। और यहाँ से एक प्रमुख चीज़ मिली है कि आदमी के साथ यहाँ पर कुत्ते को दफन किया गया है। आदमी के साथ यहाँ पर कुत्ते को दफन किया गया है। आप इसे याद कैसे करेंगे? तो देखिए, कुत्ते, जब आप कुत्ते को पालते, काफ़ी वफादार जानवर होता है। सबसे पहले इसे ही मनुष्य ने पालतू भी बनाया था। तो अगर आप कहीं पर जाते हैं तो कुत्ता काफ़ी उदास हो जाता है, रोता है। तो रोने से आप रोपड़ याद रखें। और रोता कौन है? तो कुत्ता। तो कुत्ते के साथ दफन कहाँ पर किया गया है मनुष्य को? तो रोपड़ में। और एक चीज़ और है, जो आपका रोपड़ है वो पंजाब में रहता है। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट हम चलते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में आपको 2 चीज़ मिलेगी, एक बनावली, एक राखीगढ़ी। एक ये है आपकी राखीगढ़ी, ये है बनावली। ठीक है, तो देखिए राखीगढ़ी, अगर हम हम लोग बनावली के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी बनावली में क्या होता है कि हिसार हरियाणा में है। ठीक है, और रंगोही नदी के किनारे ये रहता है। और इसकी खोज, बनावली की खोज किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की है। ठीक है, और नाम काफ़ी अच्छा है बनावली, मतलब ऐसा लगता है कि ये जो स्थल है, ये जो कह सकते हैं कि जो बनाया गया वो काफ़ी सुसज्जित होगी, काफ़ी बनाई गई होगी। लेकिन ये ठीक उसके उल्टा है। बनावली सबसे, इसकी संरचना सबसे चौपट रहती है, सबसे बिगड़ी हुई रहती है। ठीक है, यहाँ पर नाली नहीं मिले हैं, सोख्ता मिला है। सोख्ता आप जानते हैं, जब कहीं नाली की व्यवस्था नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि सोख्ता बनाते हैं। एक उसमें सारा जितने वेस्ट पानी होता है, जैसे बाथरूम वगैरह का, किचन वगैरह का, है ना, साफ़ सफाई का, उसमें हम उसे गिराते हैं, डालते हैं। जब एक सोख्ता भर जाता है तो हम क्या करते हैं, एक और सोख्ता को बनाते हैं और तब तक दूसरे में पानी इकट्ठा होता है, तब तक पहले वाला उसका पानी जो है वो सूख जाता है, धरातल में चला जाता है। तो बनावली में हमें क्या मिली है? नाली तो नहीं मिली है, लेकिन हमें सोख्ता मिला है। ठीक है, सड़कें भी देखिए काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ की सड़कें भी होती है। और एक चीज़ खास और मिला है, जो बनावली है उसमें हमें हल जो मिला है वो आपको किस तरह का मिला है? मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, मिट्टी के हल मिले हैं। ठीक है, टेराकोटा कहते किसे हैं? तो जब आप मिट्टी को पकाते हैं तो उसे टेराकोटा कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राखीगढ़ी को। जिसे हम पढ़ेंगे राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार में है। सूरजभान इसे उत्खनन करता रहते हैं। प्रमुख नदी धंगर नदी रहती है।
ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यह पूरे सिंधु सभ्यता का ये सबसे बड़ा जगह, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा एरिया जो रहता है राखी गढ़ी रहती है। धोलावीरा तब तक ही सबसे बड़ा एरिया रहता है जब तक कि हमें राखी गढ़ी की सूचना, जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब धोलावीरा दूसरे स्थान पर चला गया है, राखी गढ़ी पहले स्थान पर आ गया है। तो जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा जगह रहता है, फिर धोलावीरा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा। और आप जानते हैं राखी गढ़ी और धोलावीरा आपके भारत में है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा पाकिस्तान में। अब ये पूछता है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा रहता है, तो वो रहता है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो रहता है वो शहर सबसे बड़ा रहता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान में। कहाँ चलते हैं हम, तो राजस्थान में चलते हैं, जो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा देखिए, मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। कालीबंगा जो आप जानते हैं राजस्थान में है, हनुमानगढ़। ठीक है, और इसे किसने किया, तो बीके थापर ने ये इसके खोज करता रहते हैं। धंगर, ये भी धंगर नदी के किनारे रहती है। लोथल भोगवा नदी, ठीक है, और कालीबंगा धंगर नदी, राखी गढ़ी धंगर नदी। तो इस तरह से आप याद रखें। अब देखिए यहाँ से क्या क्या हमें विशेषता मिली है, तो यहाँ पर काली चूड़ी, कालीबंगा से आप याद रखें कि चूड़ियाँ मिली है। ठीक है, और हमें कर्मकांड संबंधी सामग्री मिली है, लकड़ी की नाली मिली है। सबसे आश्चर्य की बात है कि लकड़ी की नाली मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आपको क्या क्या मिले हैं, काली चूड़ी मिली है, कर्मकांड मिले हैं, जो खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं, है ना, जुते हुए खेत। तो ये हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। देखिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हम इसे सप्त सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि 350 आपको स्थल मिले हैं, 350 स्थल तो मिले हैं, और उसमें से जो 200 स्थल है वो आपको सिर्फ गुजरात में ही मिले हैं। अब ये सब सिंधु कौन कौन सा है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुद्रो, कालीबंगा, है ना, राखी गढ़ी, बनावली, रोपड़। तो इस तरह से आप इन सातों को याद रखें, और मैंने इन सातों को भी पढ़ा दिया है, आप इसे भी जरूर याद रखें। ठीक है, अब देखिए मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका को, क्योंकि जो मानव जाति का विकास हुआ था वो आपको अफ्रीका में ही हुआ था। लेकिन ये सभ्य नहीं रहते हैं, ये सभ्य नहीं रहते हैं, सभ्य मानव का विकास हुआ है आपका एशिया में। ठीक है, तो अब ये आए कहाँ से थे, ठीक है, ये आए कहाँ से थे हमारे भारत में, तो देखिए सभी का कथन जो है वो अलग अलग रहता है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले जो रहते हैं वो सुमेरु से आए थे, और जो सुमेरु की सभ्यता मिलती है वो मेसोपोटामिया से मिलती है। ठीक है, और तो आप कहेंगे कि मेसोपोटामिया वाले तो ग्रामीण थे और सिंधु सभ्यता तो एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लें कि मेसोपोटामिया जो थी वो ईरान है, ईरान की सभ्यता, और इसमें 4 सभ्यताएं रहती है मेसोपोटामिया में। जो मेसोपोटामिया का जो पश्चिमी भाग रहता है, मेसोपोटामिया का जो पश्चिमी भाग रहता है वो शहरी था। ठीक है, अब आप पूछेंगे ये एशिया में कहाँ से आए थे, तो ये एशिया में भी पश्चिम एशिया से आए थे सिंधु सभ्यता वाले। ठीक है, अब देखिए सिंधु सभ्यता की सड़कें भी किधर से थी, तो ये पूरब से पश्चिम रहती है, और ये व्यापार करते थे। व्यापार का मतलब ये नहीं हुआ कि कृषि नहीं करते थे, कृषि तो करते थे, कृषि नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, कृषि करते थे। ये कृषि के ही वस्तुओं का व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार आप समझ सकते हैं इनका प्रमुख व्यवसाय था, और वैदिक काल में आपका कृषि। गाय, घोड़े, शेर के साथ हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, इनका उतना महत्व नहीं रहता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किसका महत्व रहता है, मैंने आपको मुद्रा में पढ़ाया था, एक सींगी जानवर का काफ़ी महत्व रहता है मुद्राओं पर। इसके चित्र को
अंकन किया गया है। और मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था आप कैसे याद रखेंगे। पशुपति मुद्रा या पशुपति की जो हमें कह सकते हैं चित्र मिला है ना, तो उसमें है बाह्य भगा, मैंने आपको ऐसे याद दिलाया था, है ना। ब से बाघ, भ से हाथी, भ से भैंसा और ग से गेंडा और बीच में 2 हिरणों के चित्र को बनाया गया, 5 जानवर है ना, आपको याद है ना। तो अब देखिए बाढ़ किस तरह के थे। तो जो मापतोल की जो वस्तुएं रहती है ना, वो रहती है आपकी 16 kg के नीचे नहीं रहता नापतोल। 16, 64, 160, 320, 640 ऐसे ही बढ़ के जाता था, है ना। मतलब आप इससे कम नहीं ले सकते थे। ओके, अब देखिए मृद भांड। वैसे मैं आपको मृद भांड पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो मृद भांड में आप याद रखिए कि सबसे पहले ये सभ्यता थी। आप ट्रिक से याद रखिए, सबसे पहली सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे प्राचीन थी। तो जब आप मिट्टी को पकाएंगे तो उसका कलर किस तरह का होता है? लाल कलर का, ठीक है। तो मृद भांड जो है वो हमें अधिकांशतः लाल गुलाबी रंग के मिले हैं, ठीक है। मृद भांडों पर सिंधु लिपि भी मिली है, ठीक है। तो आप इसे चालाक लोमड़ी वाला जो है चित्र वो भी यहाँ पर हमें मिला है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए मृदभांड ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने बताया। वैदिक काल की जो रहती है, वैसे मैं आपको आगे बता दूंगी, वो रहती है धूसर मृदभांड रहते हैं ग्रे कलर के वैदिक सभ्यता के। और महाजनपद में चमकीले रहते हैं, चमकीले, ठीक है। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड ऐसा रहता है आपका रासायनिक पदार्थ वाला, वो आपका महाजनपद काल में आता है, ठीक है। अब ये पूछता है कि भाई इनका पतन कैसे हुआ। तो देखिए कुछ का कहना है कि विदेशी आक्रमण के कारण हुए, ठीक है। और किन्हीं का कहना है भूकंप के कारण, ठीक है। और जॉन मार्शल इनका कहना है बाढ़ के कारण। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो पे, वहाँ पर भी दिखाया गया है कि बाढ़ से इनकी सभ्यता का अंत हुआ। क्योंकि देखिए अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि कोई टाइम मशीन तो नहीं बनी है कि हम जाके, अगर बनी तो काफ़ी अच्छी रहती, हम जाके देख सकते, सही जानकारी हमें मिलती। तो हम तो एक इतिहासकार है, हम इसको जान ही सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो किसी का कहना है भूकंप, विदेशी आक्रमण, बाढ़, है ना। लेकिन ज़्यादातर का कहना है, जिसमें जॉन मार्शल है, कि बाढ़ के कारण, ठीक है। और भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं और जल प्लावन, आग के कारण। तो इन सभी का कहना है कि ये इनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है। मुहरे के बारे में मैंने पढ़ाया आपको। पशुपति की एक मुहर मिली है, एक ऐसी मुहर मिली है जो बेलनाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है। एक मुहर पे आपको नाव के भी चित्र आपको मिले हैं, मैंने आपको बताया था। प्रतिमाएं में भी आपको पता है काशी की नर्तकी मिली है, पशुपति की मुद्रा भी, अरे मूर्ति भी मिली है आपको। और ये आग में पकी हुई भी कह सकते हैं कि कुछ मूर्तियाँ मिली है, खिलौने मिले हैं। अंतिम संस्कार जो होता था वो आपको 3 तरह से होता था। दाह संस्कार भी, पूर्ण समाधिकरण। दाह संस्कार मतलब आपको जैसे हमारे हिंदू विधि की प्रथा में मिलती है, सर्व प्रमुख प्रथा है कि उन्हें जलाने के बाद मिट्टी के पात्र में रखकर दफनाया जाता था। पूर्ण समाधि में होता है जमीन के नीचे दफना देना। आंशिक समाधिकरण जैसे पारसियों में होते हैं कि उन्हें पशु पंछी के खाने के लिए और फिर शेष शेष बचे भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। तो ये भी तीनों प्रक्रिया इसमें प्रचलित थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता आज यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको मृदभांड पढ़ा दे तीनों काल के। तब तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ना ना भूलें, क्योंकि झारखंड में काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। पीजीटी की तो आ चुकी है, फॉर्म फिलअप भी हो चुके हैं। अब टीजीटी और टेट के एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में ज़रूर लगें। तब तक के लिए धन्यवाद।